नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्त राम दलाल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की देनदारियों पर आज मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में वित्त विभाग के तमाम अधिकारी, चाहे वो वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार हो या फिर रोहित जम्बाल हो, राजेंद्र शर्मा हो, तमाम वित्त विभाग के आला अधिकारी मुख्य सचिव की इस बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के तमाम कर्मचारी पेंशनर्स की देनदारी पर मंथन किया गया और इन देनदारियों की बात की जाए तो राज्य में जितने कर्मचारी हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में केस किए हैं, उन्होंने चाहे वो डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले वरिष्ठता मांगी हो, फिर वित्तीय लाभ मांगे हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पॉलिसी में वे भर्ती हुए थे लेकिन जब उन्हें वरिष्ठता का लाभ पीछे से दिया गया उसके तमाम वित्तीय लाभ मांगे हो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से उन्होंने अपनी वित्तीय लाभ मांगे हो, या फिर जितने भी ऐसे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं जो वर्ष 2016 से 21 के बीच रिटायर हुए हैं, उन कर्मचारियों को ना तो संशोधित वेतनमान मिला और ना ही उन पेंशनर्स को अब संशोधित पेंशन मिल रही है। ये तमाम हिमाचल प्रदेश में करीब 10,000 करोड़ की देनदारियों के ये कुल मामले हैं। इन मामलों को लेकर चीफ सेक्रेटरी ने रिव्यू किया और इस पर रणनीति बनाई गई कि किस प्रकार से लगातार जिस प्रकार से राज्य सरकार की हाई कोर्ट में वहाँ पर अफसरों की फजीयत हो रही है। हालांकि इसमें साफ जाहिर है कि जितने भी हाई कोर्ट में ये केस हैं उन केसेस में ये साफ पाया जा रहा है कि नियमों में त्रुटियां हैं, नियमों की त्रुटियों के तहत ही हिमाचल प्रदेश में भर्तियां की गई हैं। इसके चलते सरकार के ये तमाम जितनी भी दलीलें हैं वो वहां पर खारिज हो रही हैं और हाई कोर्ट का सीधा आदेश है कि राज्य के पेंशनर कर्मचारियों को जिनकी देनदारियां बनती हैं उन्हें जारी कर दिया जाए। यहाँ पर बात की जाए एरियर और डीए की हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की, तो इसके लिए 3 बड़े स्तर पर विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प सुलझाए गए हैं और इन्हीं 3 विकल्पों में पहला विकल्प है क्या हम जो हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट से लगातार हमारे खिलाफ केस आ रहे हैं, कर्मचारियों की देनदारियों को दिए जाने या कंटेम्प्ट के केस हैं या जिसमें यह कहा जा रहा है कि अफसरों को जेल में डाल दिया जाए, जेल में भेज दिया जाए, इस पर एक पहला विकल्प ये था इन तमाम मामलों पर अब एक बड़े वकील को या ऐसे बड़े वकील हायर किए जाए, चाहे सुप्रीम कोर्ट के वकील हायर किए जाएं या हिमाचल प्रदेश के दिग्गज एडवोकेट हायर करके हिमाचल प्रदेश में इन तमाम केसों को चुनौती दी जाए कि राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति इस समय बिल्कुल ठीक नहीं है, हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति बेहद खराब है और इसके चलते पहला विकल्प यह तैयार किया गया है कि इन केसेस को हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में चुनौती दी जाए। दूसरी, क्या एक तर्क बना कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से जिस प्रकार से बार बार आदेश पारित किए जा रहे हैं, कंटेम्प्ट को लेकर ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, तो क्या हिमाचल प्रदेश में इस फैसले को लेकर, इन फैसलों को लेकर चुनौती देना सही होगा? तो दूसरा विकल्प था कि एक बड़ी जबरदस्त तरीके से बड़ी तगड़ी एक वकीलों की फौज तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी जाए। लेकिन क्या इसका समाधान होगा? क्योंकि सरकार को एक बड़ा डर ये भी है कि अगर हम इन तमाम फैसलों के खिलाफ अगर हम याचिका दायर करते हैं, पिटीशन करते हैं और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में हार गए या सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी हार गए तो सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसके बाद कर्मचारियों को जो पैसा वो एक मुश्त उन्हें देना पड़ेगा। इसलिए तीसरा विकल्प यह तैयार किया गया कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को क्यों ना उनकी देनदारियां जारी कर दी जाए। ये 3 विकल्प, पहला हिमाचल प्रदेश में फैसलों को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाए, दूसरा सुप्रीम कोर्ट में राज्य हाई कोर्ट के फैसलों को चुनौती दी जाए, तीसरा कर्मचारियों की देनदारियां जारी कर दी जाए। तीनों विकल्पों का मामला अब लॉ डिपार्टमेंट को भेजा गया। सेक्रेटरी लॉ भी इस बैठक में मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी की बैठक में मौजूद थे, लेकिन अब लॉ डिपार्टमेंट को यह कहा गया कि आप तमाम कानूनी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद राज्य सरकार को आप ये सुझाव दें कि इसमें कौन सा विकल्प सही रहेगा, कौन सा विकल्प सरकार के हित में रहेगा, ताकि कम से कम कल को अदालत में फजीयत ना हो। या जिस प्रकार से कंटेम्प्ट की बात की जाए तो अगस्त महीने की 8-10 तारीख से पहले राज्य सरकार को इस पर कंप्लायंस देना है, वरना उनके खिलाफ कंटेम्प्ट का केस यहाँ पर जारी हो सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार के अफसरों की दिक्कतें हो सकती है। इसके चलते लॉ डिपार्टमेंट को कहा गया कि 5 अगस्त से पहले आप ये तय कर दें
सरकार को ये आप सुझाव दें कि हमें इन 3 विकल्पों में कौन विकल्प चुनना चाहिए। और तीसरा जो विकल्प यहाँ पर रखा गया कि क्यों न कर्मचारियों को एक मुश्त उनकी देनदारियां जारी कर दी जाए। इस पर चीफ सेक्रेटरी प्रबोध सक्सेना ने वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार से बाकायदा रिपोर्ट मांगी और कहा है कि अगर हमें इन तमाम कर्मचारी पेंशनर्स को एक मुश्त हमें इनकी देनदारियां देनी पड़ती है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। क्या हम इन्हें किस्तों में दे सकते हैं? अगर किस्तों में दे सकते हैं तो कितने वक्त में हम दे सकते हैं, कितनी इंस्टॉलमेंट होनी चाहिए? क्योंकि मैंने पहले भी अपने तमाम दर्शकों को बताया था कि जो हिमाचल प्रदेश वित्त विभाग की नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में किस प्रकार का स्लैब बनाया गया कि 50,000 से कम हो तो एक मुश्त दे दीजिए, 50,000 से 1 लाख तक का हो तो साल में 3 किस्तें दीजिए और इससे ज़्यादा राशि हो तो 5 साल में 5 किस्तें दी जाए। लेकिन अब ये वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार को कहा गया है कि अगर हमें एक मुश्त पैसा देना पड़ता तो इसका फार्मूला, अदायगी का फार्मूला क्या होगा। 5 अगस्त से पहले इस पर चीफ सेक्रेटरी ने अपनी कसरत पूरी करने को कहा और सबसे बड़ा रोल होगा लॉ डिपार्टमेंट का, जिसे अपनी ये रिपोर्ट देनी होगी कि हमें इन फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती देनी है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है या फिर इन देनदारियों पर सहमति बनानी है। किसी लिटिगेशन में नहीं जाना, कोई कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाना, सीधा अपने कर्मचारी पेंशनर को देनदारियां यहां पर जारी करनी है। तो इसके जब लॉ डिपार्टमेंट का ये ओपिनियन आएगा, फिर अगर लॉ ओपिनियन का डिपार्टमेंट लॉ का अगर ओपिनियन आता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाके कोई ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला है, फिर देनदारियां देनी पड़ती है तो ये वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार को इसका फार्मूला तय करना पड़ेगा और इसके लिए 5 अगस्त तक का एक्सरसाइज करने के लिए मौका दिया गया है। हिमाचल प्रदेश का इस बार राज्य स्तरीय 15 अगस्त का समारोह कांगड़ा के देहरा में मनाया जा सकता। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा में झंडा फहरा सकते हैं। इसे लेकर जबरदस्त अटकलें चली हुई, हालांकि ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुई है, लेकिन जिस प्रकार से देहरा को एक बड़ा नाम हिमाचल प्रदेश की सरकार, सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने दिया, उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर वहां से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुई है। ऐसे में अब ये तैयारियां गुपचुप चल रही हैं कि 15 अगस्त का राज्य स्तरीय समारोह देहरा में मनाया जाए ताकि देहरा की जनता को तोहफा दिया जाए, कांगड़ा को एक बड़ा तोहफा दिया जाए और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को, जिन्हें राज्य सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, अपने डीए को लेकर लगातार कर्मचारियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। और चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में आज ये भी तय हुआ कि कम से कम कर्मचारियों को एक किस्त डीए की देनी पड़ेगी और इसके लिए 15 अगस्त का शुभ मुहूर्त या यूं कहें कि शुभ दिन कर्मचारियों के लिए उनका इंतजार कर रहा है। और अब आला अधिकारी भी कह रहे हैं कि लंबा इंतजार हो गया, 15 अगस्त को 4% की डीए की घोषणा सरकार को वहां देहरा में करनी पड़ेगी। अभी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 12% डीए मिलना शेष है। गौरव तलब है कि जुलाई 2022, जनवरी 2023, जुलाई 2023 ये 3 किस्तें 12% की 3% किस्तें लंबित है, जबकि केंद्र सरकार अब चौथी डीए की किस्त अपने केंद्रीय कर्मचारियों को देने के लिए तैयार है। लेकिन अभी तक की मानी जाए, जो कि नोटिफाई हो चुका है, हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को 34% डीए मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 46% डीए दिया जा रहा है। इसके चलते आज जो चर्चा चीफ सेक्रेटरी के चैम्बर में हुई है, उसमें कम से कम ये वित्त विभाग को व्यवस्था देखने के लिए कहा गया है कि कम से कम चीफ मिनिस्टर जब 15 अगस्त को राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे, उस दौरान प्रदेश के कर्मचारियों को, जिनको 1.5-2 साल डीए से जो डीए के लिए तरस रहे हैं, उनके लिए कम से कम डीए की एक अनाउंसमेंट अगर करनी है तो पैसों की व्यवस्था किस प्रकार से होगी। वित्त विभाग को यह डायरेक्शन दी है, पहली बार यह मामला चला है, यानी कि माना जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन राज्य के कर्मचारियों को 4% डीए मिल सकता है। इसके अलावा बेरोजगारों के लिए उस दिन बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। प्रदेश के बागवानों, किसानों के लिए उस दिन बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। बेरोजगार युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा रोजगार के नए दरवाजे खोलने का ऐलान सरकार उस दिन कर सकती है। हालांकि अभी तक इस 15 अगस्त के समारोह की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसकी नोटिफिकेशन जारी होनी है, लेकिन इसकी चर्चा जरूर चल रही है कि इस बार 15 अगस्त का समारोह देहरा में मनाया जाएगा। आउटसोर्स भर्तियों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह
सुक्खू ने 5 अगस्त को सचिवालय में इस पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई और इस बैठक की वजह जानिए। दरअसल मंत्रिमंडल की बैठक से पहले जब मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य के हालातों पर चर्चा की तो उन्होंने साफ आदेश जारी किए कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य का संस्थान आईजीएमसी शिमला और चमियाना, इनमें जितने भी खाली पद है, चाहे 600 है, 800 है, 1000 पद है, उन सभी पदों को, खाली पदों को आउटसोर्स के तहत भर लिया जाए, ताकि कम से कम जब तक रेगुलर वहाँ पर रिक्रूटमेंट नहीं होती है तब तक वहाँ का कामकाज प्रभावित ना हो। लेकिन अब इस पर चाहे वो डिपार्टमेंट की ओपिनियन हो या लॉ डिपार्टमेंट की ओपिनियन हो, उनका एक पक्ष जरूर आया है कि डॉक्टर तथा नर्स की भर्तियां आउटसोर्स पर करना बेहद मुश्किल हो जाएंगी। नर्सिस की भर्तियां करना, यानी कि जो कुछ एक टेक्निकल स्टाफ है उनको आउटसोर्स पर भर्ती नहीं किया जा सकता है। क्लास 4 आउटसोर्स पर भर्ती किए जा सकते हैं, क्लरिकल आउटसोर्स पर भर्ती किए जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी पेशे से जुड़ा काम, नर्सिंग से जुड़ा काम आउटसोर्स करना बेहद मुश्किल होगा। यानी कि यहाँ पर आउटसोर्स भर्ती का प्रारूप बदल सकता है। जो मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया था कि एक गैप अरेंजमेंट के लिए आईजीएमसी शिमला और चमियाना में आउटसोर्स पर तुरंत प्रभाव से भर्तियां कर दी जाएं, अब इस नई अपडेट के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 5 तारीख को एक बार फिर हेल्थ डिपार्टमेंट की बैठक बुलाई है और इस बैठक में आईजीएमसी तथा चमियाना में आउटसोर्स भर्तियों पर एक बार फिर मंथन करके एक नया खाका बनेगा, ताकि आने वाली कैबिनेट की बैठक में उस एजेंडे को लाकर उस पर अंतिम फैसला किया जा सके। हिमाचल प्रदेश में सरकार तथा पटवारी कानूनगो की आपस में ठन गई है। आज इसकी वार्ता थी, लेकिन महासंघ के साथ ये वार्ता सरकार की पूरी तरह से असफल रही। राजस्व मंत्री ने तमाम मांगों, जो उनकी मांगे थी, उन मांगों पर कहा कि हम मंथन उनकी मांगों पर कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से पटवारी कानूनगो आंदोलन कर रहे हैं, वह अपना एडिशनल चार्ज छोड़ रहे हैं, जिस प्रकार से ऑनलाइन काम छोड़ रहे हैं, बिल्कुल गलत है और सरकार इसे बिल्कुल नहीं मानेगी। और उन्होंने ये भी कहा, राजस्व मंत्री ने, कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी पटवारी कानूनगो या सेकंड क्लास के तहसीलदार हैं, उनके हम आरएनपी रूल्स में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, उनकी सीनियरिटी लिस्ट में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ मकसद है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी पटवारी कानूनगो हैं उन्हें जिलों में न डिवाइड करके उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए, उन्हें स्टेट कार्डर बनाया जाए सिर्फ ट्रांसफर के लिए। यानी कि आज राजस्व मंत्री ने भी यह स्पष्ट कर दिया कि जितने भी हिमाचल प्रदेश में पटवारी कानूनगो हैं उनके लिए हम उनके आरएनपी रूल से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, उनकी निकट भविष्य में पदोन्नतियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इंक्रीमेंट में कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ ट्रांसफरेबल हम उनका एक कार्डर बना रहे हैं ताकि कम से कम एक से दूसरे जिला में भी उनको ट्रांसफ़र किया जा सके। लेकिन महासंघ ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने 2 टूक चेतावनी दी है कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी पटवारी या कानूनगो को, यानी एक भी पटवारी के खिलाफ कार्रवाई की तो हिमाचल प्रदेश के सभी पटवारी कानूनगो अनिश्चितकालीन के लिए हड़ताल पर चले जाएंगे, पेन डाउन स्ट्राइक शुरू कर देंगे, कामकाज बिल्कुल ठप कर देंगे। उधर सरकार के तलख तेवर देखें तो सरकार ये सीधा संकेत दे चुकी है कि हम हिमाचल प्रदेश में कानूनगो को करीब 22 कानूनगो को नायब सीलदार पद पर पदोन्नत करने वाले थे। हम यहाँ पर पदोन्नतियों के साथ इंक्रीमेंट का प्रोसेस खोल रहे थे, लेकिन अगर यही रवैया रहा तो फिर जो अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार शर्मा के माध्यम से एक ऑर्डर निकाला गया था जिसमें कहा गया कि डाइजोन कर दिया जाएगा, यानी कि जितने भी प्रदेश के कर्मचारी हैं अगर वे सरकार के आदेशों की पालना में तौहीन करते हैं, अगर वे ऑनलाइन ड्यूटी करने से मना करते हैं, एडिशनल चार्ज की चाबियां वाकई वापस लेकर वहां पर कामकाज शुरू नहीं करते हैं, फिर उनकी सर्विस को ब्रेक कर दिया जाएगा, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। ओंकार शर्मा ने आज ये भी कहा कि सस्पेंशन सबसे पहले उनकी होगी जो नेता बने हुए हैं, जो तमाम पटवारियों को उकसाने का काम कर रहे हैं। लेकिन इधर पटवारियों का कहना है कि आप एक पक्ष लेकर आप कार्रवाई नहीं कर सकते, हमारी डिमांड्स देखिए, कोरोना में आप हमसे सेवाएं लेते हैं, जनगणना में हमसे सेवाएं लेते हैं, जहां कोई आपदा आती है वहां पर हमारी सेवाएं लेते हैं, और जब हमने पटवारी की भर्ती दी, हमने आरएनपी रूल्स देखे तो उसमें स्पष्ट था कि आपको जिला कार्डर के तहत ही आपको नौकरी दी जाएगी, आपको जिला के भीतर रखा जाएगा। और आज पटवारियों ने यह भी कहा कि हमारी अपनी पारिवारिक दिक्कतें थी, हमारी समस्याएं थी, इसलिए हमने डिस्ट्रिक्ट कार्डर को चुना, नहीं तो हमारे पास कई दूसरे विकल्प थे, हम दूसरी भर्तियां दे सकते थे, हमारे पास कई दूसरी जगह नौकरी करने के विकल्प थे। और इतने सालों के बाद अगर हम पे इस प्रकार का फैसला थोप दिया जाता है तो ये न्याय संगत नहीं होगा। यानी कि इस पूरी वार्ता का सारांश देखा जाए, ना तो आंदोलन
आंदोलनकारी मानने को तैयार है, ना सरकार झुकने को तैयार है। इसका अंजाम क्या होगा, ये जाहिर तौर पर यानी कि इस पर कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, जिसका अगले 1-2 दिन में पता चल जाएगा। उधर टीजीटी, जेबीटी और जीआईटी 817 समेत लटकी भर्तियों की बात की जाए तो आज इन भर्तियों पर हमारी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, डायरेक्टर एलिमेंट्री आशीष कोहली के साथ विस्तार से चर्चा हुई। राज्य चयन आयोग के चेयरमैन आर.के. पुर्थी से चर्चा हुई। सबसे पहले बात करें नवनियुक्त टीजीटी की, तो 5 अगस्त से नवनियुक्त टीजीटी की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी और ये राज्य सरकार ने पहली बार फैसला लिया है कि एक जिला के नवनियुक्त टीजीटी को ट्रेनिंग के लिए दूसरी जगह भेजा जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह व्यवस्था पहली बार जरूर जारी की गई है और साथ में सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी किया कि 31 जुलाई से पहले सभी न्यू अपॉइंटेड टीजीटी को अपनी ज्वाइनिंग देनी होगी। लेकिन अभी भी 150 टीजीटी की नियुक्ति लटकी हुई है। आशीष कोहली डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन है, उनसे हमने विस्तार पर चर्चा की और उनका कहना है कि कल हम पोस्टिंग की लिस्ट जारी कर देंगे, इसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मॉडिफाई ऑर्डर वाले टीजीटी को सिर्फ 2 दिन ज्वाइनिंग के लिए मिलेंगे। लेकिन बड़ी बात, अब मान लीजिएगा कल दोपहर बाद ये लिस्ट जारी होती है 30 तारीख को, फिर 31 से पहले कोई कैसे ज्वाइन करेगा? कोई हमीरपुर का व्यक्ति जिसके भरमौर पांगी ऑर्डर हुए होंगे वह 300 से 400 किलोमीटर लंबा सफर कैसे तय करेगा, जबकि उसने वो स्कूल देखा नहीं होगा। क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया, जहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा है, जहाँ पर टीचर्स नहीं हैं, उन दुर्गम रिमोट और उन तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में टीचर भेजे जा रहे हैं। जिन टीचर्स ने नवनियुक्त टीजीटी ने, जिन्होंने ग्रामीण स्कूल नहीं देखे हैं, 3-4-5 किलोमीटर पैदल रास्ता तय करना है, वह एक दिन में मसलन आप मानिए कोई कांगड़ा का कोई महिला होगी, उसके पांगी ऑर्डर हुए होंगे, वह एक दिन में पांगी कैसे पहुंचेगी? हमने ये सवाल भी आज शिक्षा मंत्री और डायरेक्टर एलिमेंट्री से पूछा तो उन्होंने कहना था कि 2 दिन हमने ऑर्डर में जरूर इसकी व्यवस्था दी है, लेकिन अगर केस टू केस स्टडी किया जाएगा, अगर ऐसे मामले होंगे हम इनमें रिलैक्सेशन जरूर देंगे। लेकिन दूसरा बड़ा सवाल, अगर 31 अगस्त तक ज्वाइनिंग का टाइम है, ये जिस प्रकार से कहा कि हम केस टू केस स्टडी करेंगे, किसी को अगर 4-5 अगस्त का टाइम ज्वाइनिंग के लिए मिल जाता है, फिर वह नवनियुक्त टीजीटी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाकर ट्रेनिंग कैसे करेगा? और हमारा अगला सवाल ये था कि मसलन मान लीजिए किसी महिला को आपने पांगी से भी 25-30 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र में भेजा है और 2 से 3 दिन का सफ़र का समय लग जाएगा और 3-4 अगस्त के आसपास अगर उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी और फिर आप उनकी ट्रेनिंग हमीरपुर, बिलासपुर या ऊना में करवाएंगे, तो पांगी से वापस 5 अगस्त को कैसे आएंगे? इस पर भी हमारी एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन है बाबूराम शर्मा, जो किस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं, उनका कहना था कि अगर ऐसी परिस्थितियां हुई तो हम फिर इस ट्रेनिंग के सेशन को हम 2-4 दिन या 10 अगस्त तक पोस्टपोन कर सकते हैं। यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने एक जो बड़ा फैसला इस बार लिया था कि हम टीचर्स की ट्रांसफ़र ऐसे या टीचर्स की ट्रांसफ़र एकेडमिक सेशन में नहीं करेंगे, जिसकी पूरे प्रदेश में भरपूर प्रशंसा की, सरकार को शाबाशी भी मिली। लेकिन जो नए टीजीटी रखने थे उन्हें लेकर जो फैसला था, वो जिस प्रकार से अब लगातार ये फाइल फुटबॉल बनती जा रही है, अब जिन तमाम नवनियुक्त टीजीटी को नौकरी मिली है वो खुशी करें या गम करें, उनको भी समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कहती है कि 2 दिन ज्वाइनिंग को मिलेंगे, 31 से पहले ज्वाइन करना पड़ेगा, 5 को आपकी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग होगी। यानी कि उन तमाम टीजीटी को जो लंबा इंतजार करने के बाद, जिनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आया है, अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें यह पता नहीं है कि वे खुशी मनाएं या गम में डूब जाएं, जिस प्रकार की व्यवस्था बनी। हालांकि जिस प्रकार की इन्हें दिक्कतें आ जा रही हैं, हिमाचल दस्तक ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ आज एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से के समक्ष उठाया, जिस पर यह कहा गया कि अगर ऐसी दिक्कतें आएंगी तो ज्वाइनिंग का पीरियड 2 दिन से बढ़ाया जा सकता, जो 31 है इसे एक्सटेंड किया जा सकता मॉडिफाई ऑर्डर्स में। यह जो 5 अगस्त की ट्रेनिंग है, ऐसा फीडबैक हम वर्चुअली ऑनलाइन हम फीडबैक डिस्ट्रिक्ट से लेंगे। अगर वहां पर डाइट की व्यवस्था ठीक होगी, हम उनसे पूछेंगे, फीडबैक लेंगे। वहां पर अगर व्यवस्था नहीं होगी, ऐसी दिक्कत आएंगी, तो इसे पोस्टपोन भी किया जा सकता है। बहरहाल
शिक्षा मंत्री ने यह स्पष्ट कहा कि टीजीटी की सूची यानी कि जो मॉडिफाई सूची है वो हम कल हर हाल में जारी कर देंगे और उसके बाद जेबीटी का प्रोसेस शुरू कर देंगे। यानी कि सरकार की तरफ से ये जरूर हरी झंडी मिली, एक अच्छा इंडिकेशन आया कि हिमाचल प्रदेश में टीजीटी की प्रोसेस पूरा होने के बाद जेबीटी के नियुक्ति पत्र मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इसकी भी हमने 2 दिन पहले आपको खबर दी थी कि जेबीटी की लिस्ट बन चुकी थी, डायरेक्टरेट से ये लिस्ट लीक हो गई। इसके बाद कई एमएलए मंत्री इस मामले को लेकर भिड़ गए कि उनके तमाम विधानसभा क्षेत्रों की खासकर महिलाओं को दुर्गम क्षेत्रों में भेजा गया है, ऐसे इलाकों में भेजा गया जहाँ पर पहुँच पाना मुश्किल है। फिर ये बवाल हुआ, फिर ये लिस्ट होल्ड हो गई। होल्ड होने के बाद ये फाइल मुख्यमंत्री तक गई। मुख्यमंत्री ने जब देखा कि इस पर कई दिक्कतें, इसे फिर नए तरीके से तैयार करने को कहा। फिर अंतिम निर्णय ये लिया गया, पहले टीजीटी का प्रोसेस पूरा कर लें, फिर जेबीटी का ऑन किया जाए। और आज शिक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी। उन्होंने साफ कहा कि हम टीजीटी का कल फाइनल हम लिस्ट जारी कर देंगे और उसके बाद जेबीटी का प्रोसेस ऑन कर देंगे। जीओआईटी में तमाम जितनी 8 से 10 लटकी भर्तियां, उस पर हमने आज विस्तार से राज्य चयन आयोग के चेयरपर्सन आर.के. पूर्थी से चर्चा की और उनका कहना है, उन्होंने ये आज स्पष्ट तौर पर कहा कि जीओआईटी 817 का रिजल्ट घोषित करने की हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये फैसला पारित आदेश जो है वो राज्य चयन आयोग को मिल गया था। उनका कहना है कि 817 हम घोषित करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले कल महत्वपूर्ण दिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में होगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने ही 15 तारीख से पहले इस रिजल्ट पर रोक लगाई थी। फिर कहा था कि 16 को सुनवाई हुई, दूसरी सुनवाई हुई और कल एक और सुनवाई होनी है। आर.के. पूर्थी का कहना था कि कल हमारी पूरी तरह से नजरें हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट पर टिकी होंगी कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट इस पर क्या आदेश पारित करता है। उनका कहना है कि ये ऑर्डर पारित होने के बाद ही हम अगला प्रोसेस ऑन करेंगे। उनका कहना है सबसे पहले 817 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा, उसके बाद 939 और 903 का रिजल्ट घोषित किया जाएगा। उन्होंने माना कि सब कमेटी ने ये रिकमेंड कर दिया था, मंत्रिमंडल ने ये फाइल भेज दी है, लेकिन हम 939 और 903 को तब हाथ लगाएंगे जब 817 का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। 817 का हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे और इस फाइल को निपटा लेंगे। इसके बाद 939 और 903 दोनों फाइलों का प्रोसेस ऑन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा इसके लिए भी 10 से 15-20 दिन का समय लग सकता है। इसके बाद चौथे नंबर पर 977 का नंबर आएगा और 977 पर भी उन्होंने कहा एक विजिलेंस का केस है। इस पर भी हमने हिमाचल प्रदेश सरकार से पूछा है कि इसमें क्या किया जाए, आप डायरेक्शन दें, क्योंकि इसमें एक विजिलेंस का केस है। अगर इस पोस्ट को होल्ड करके बाकी भर्तियों को निकाला जा सकता तो इस पर कैबिनेट की डायरेक्शन आएगी और सरकार के आदेश होने के बाद हम 5वें नंबर पर इस प्रोसेस को ऑन करेंगे। आर.के. पूर्थी ने कहा कि 817, 939, 903 और 977 के बाद बाकी जितनी भी 4-5 भर्तियां रहती हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, उनका रिजल्ट घोषित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन अप्रूवल सरकार की होगी। आर.के. पूर्थी ने कहा कि अभी हमें 817 की डायरेक्शन मिल चुकी है, 939 और 903 का फैसला भी हो चुका है, लेकिन पहले 817 को निपटाया जाएगा, फिर 939 और 903 को छेड़ा जाएगा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज राज्य वन विकास निगम की 214वीं निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता की। इसमें कर्मचारियों के हित में बड़े फैसले लिए गए। इसमें सबसे बड़ा फैसला कि हिमाचल प्रदेश वन निगम के सभी कर्मचारियों का डीए 1 अप्रैल 2024 से जारी कर दिया जाएगा। यानी कि ये डीए जो 4% की उनकी लंबित किस्त बनती है, इस किस्त को 1 अप्रैल 2024 से जारी कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले 80 कर्मचारियों को भी नियमित करने के आदेश बीओडी ने जारी कर दिए हैं। इसके अलावा 2022-23 के लिए निगम के कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जिससे 227 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। निगम के दैनिक भोगियों की दिहाड़ी 400 रुपये करने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन निगम में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए 100 वन बीरों को नियुक्त किया जाएगा। सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को निगम के डिपो में रखी गई इमारती लकड़ी के निस्तारण की प्रक्रिया तेज करने के आदेश दिए और इसके लिए आवश्यक कदम उठाने को उन्होंने साफ कहा कि जल्द से जल्द इस प्रोसेस को स्पीड अप किया जाए ताकि इस लकड़ी को गलने से बचाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य वन विकास निगम पहली बार एफसीए मंजूरी के उपरांत व्यास नदी से खनन गतिविधियां शुरू करेगा। उन्होंने निगम को दोषी ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने और उनके खिलाफ वसूली
वसूली की कार्रवाई शुरू करने के भी आदेश जारी किए ताकि भविष्य में निविदाओं में उनके भाग लेने पर रोक लग सके। इसे लेकर भी उन्होंने डायरेक्शन जारी कर दी है। आज बिलासपुर के एसपी के तबादला आदेश जारी हो गए। सरकार ने 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी संदीप कुमार धवल को बिलासपुर का नया एसपी नियुक्त कर दिया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के हवाले से इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी। वहीं बिलासपुर के एसपी विवेक जो कि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने को तैयार हैं, उनके अभी तक आदेश जारी नहीं हुए, लेकिन उनको एनओसी जारी हो चुकी है और वह सेंट्रल डेपुटेशन पर चले जाएंगे। राज्य सरकार ने हिमुर्जा में तैनात ओएसडी नरेश शर्मा को 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया। नरेश शर्मा भी 31 मार्च 2025 को रिटायर्ड होंगे। तब तक वे मुख्यमंत्री के ओएसडी पद पर सेवाएं देते रहेंगे। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे 5 पर बीती रात परमाणु के समीप एक पहाड़ी में जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी चपेट में एक बोलेरो कैंपर आ गई। रात करीब 2:30 बजे परमाणु के आई लव हिमाचल पार्क के समीप ही हादसा पेश आया। पीवी नंबर की बोलेरो कैंपर गाड़ी अखबार लेकर बीती रात चंडीगढ़ जा रही थी, जिसमें सवार पंजाब के देवराज नामक व्यक्ति की मौके पर दुखद मृत्यु हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर घायल हो गए। घायलों का ईएसआई अस्पताल परमाणु में उपचार चल रहा है। शिमला के भराड़ी में भी सुबह करीब 9 बजे संपर्क मार्ग पर जबरदस्त लैंडस्लाइड हुआ। गनीमत ये रही कि इसकी चपेट में कोई गाड़ी नहीं आई। पबाबो क्वारी कोटी सड़क भराड़ी के बड़ा मोड़ में बाधित हो गई। वहीं विकास नगर में पेड़ गिर गया, इसमें गाड़ियां भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी बीती रात की बारिश में जबरदस्त तबाही हुई है। कांगड़ा जिला के अंतर्गत संसारपुर टेरिस से होकर गुजरने वाली स्वां खड्ड का जलस्तर बढ़ गया। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते निचले क्षेत्र में बहने वाली नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया। हालांकि प्रशासन एहतियात के तौर पर नदी नालों के किनारे रहने वाले प्रवासियों को पहले ही यहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। वहीं लाहौल स्पीति जिला के दुर्गम क्षेत्र म्याड़ घाटी के करपट नाला में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। बाढ़ से प्राइमरी स्कूल का स्टोर और शौचालय पूरी तरह से डैमेज हो गया। साथ ही 10 से 12 बीघा लहलहाती फसल भी गाद में भर गई। नाले से लगती कुछ जमीन में भी बाढ़ बह गई। 30 घरों की आबादी वाले करपट गांव के ग्रामीणों ने अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर टेंट का सहारा लिया। बाढ़ गांव के दोनों छोर से निकल गई। करपट नाले में आई बाढ़ से ग्रामीण एक बार फिर से खौफ के साए में जीने को विवश हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई व 1 अगस्त को भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिनों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। ये इस बरसात में तीसरी बार ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, शिमला और मंडी में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। इस दौरान इन जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा होगा। भारी नुकसान हो सकता है, तबाही हो सकती है। कुल्लू, सोलन, सिरमौर, शिमला व किन्नौर में भी आशंका बारिश की जताई गई है। राज्य में 4 अगस्त तक मौसम इसी तरह से खराब बना रहेगा। हिमाचल में पीलिया की बीमारी का जानलेवा साबित होने लगी है। लगभग 15 दिन से उपमंडल जोगिंद्रनगर में ये पीलिया फैला है, जिसमें बड़े स्तर पर अब नुकसान की खबरें आ रही है। जोगिंद्रनगर के उपमंडल बड़ियाड़ा में पिछले कल एक 19 वर्षीय छात्रा की पीलिया से मौत हो गई। जोगिंद्रनगर में पीलिया के कारण ये दूसरी मौत है। छात्रा शिल्पा बीएससी नर्सिंग 3य सेमेस्टर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। वह पिछले कुछ दिन से पीलिया से ग्रसित थी और सिविल अस्पताल जोगिंद्रनगर में उपचाराधीन थी। पिछले कल ही उन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया था, जहां से पीजीआई चंडीगढ़ उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। जोगिंद्रनगर में अब तक पीलिया के 100 से ज़्यादा केस आ चुके हैं और ये दूसरी वहां पर मौत है। और बरसात के इस मौसम की बात की जाए तो शिमला में भी पानी पीने से कई लोगों को उल्टी, दस्त और तेज बुखार की शिकायतें आ रही हैं। आईजीएमसी में रोजाना सैकड़ों इस तरह के केस आ रहे हैं। प्रदेश के दूसरे हिस्सों से भी इस तरह की सूचनाएं मिल रही कि बरसात के इस मौसम में पानी पीने से पेट की बीमारियां हो रही हैं। इससे वायरल की चपेट में कई लोग आ रहे हैं। अगर आपके इलाके में वाकई इस तरह का कोई जल संक्रमण का मामला हो, जल संकट का मामला हो या दूषित पानी का मामला हो, जिसके चलते उल्टी, दस्त और तेज बुखार की इस तरह की शिकायतें अस्पतालों में आ रही हूँ, जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में आप प्रतिक्रिया दें कि किन किन इलाकों में इस प्रकार की दिक्कत है, ताकि कम से कम इन तमाम मामलों को सरकार के ध्यान में लाया जा सके। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।